नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय हिंद। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ब्रिटिशों की नीति और आर्थिक नीति पढ़ रहे हैं। आर्थिक नीति के अंतर्गत हमने देखा ब्रिटिशों की भू राजस्व नीति, और भू राजस्व नीति का परिणाम ये हुआ कि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। ठीक है, भू राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, और कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण ही कुछ हद तक क्या हुआ, भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। भारतीय उद्योगों का क्या हुआ, पतन हुआ। तो हमारा आज का टॉपिक है उद्योग, और उद्योग में अपने को क्या देखना है, विऔद्योगीकरण मतलब उद्योगों का पतन, भारतीय उद्योगों का पतन, और दूसरी तरफ क्या देखना है, आधुनिक उद्योगों की स्थापना। चलिए, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। भारतीय उद्योगों के पतन की अगर मैं बात करूं, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो भारतीय उद्योग थे, ये दो तरह के उद्योग थे। एक था आपका शहरी उद्योग, और दूसरा था आपका क्या, ग्रामीण उद्योग। तो शहरी जो उद्योग थे, इसमें आपका विलासिता, हथियार, कागज, नाव निर्माण, कपड़ा इत्यादि उद्योग था, शहरी उद्योग की अगर मैं बात करूं। इसी प्रकार ग्रामीण उद्योग की बात करूं तो हथकरघा, इसके अलावा कपड़ा भी था यहाँ, है ना, बुनकर इत्यादि थे। ठीक है, अब बात आता है कि ये शहरी उद्योग के खरीदार कौन थे। खरीदार, तो इनके जो खरीदार थे ये थे भारतीय शासक, भारतीय शासक और साथ में अधिकारी वर्ग, देशी रियासत के शासक या देशी रियासत, हाँ देशी रियासत भी थे, या इसमें आ जा रहे हैं भारतीय शासक में। साथ में हम क्या बोल रहे हैं, व्यापारी, मतलब भारत में जितने भी लोग शासन कर रहे थे, भारतीय शासक और उनके अधिकारी वर्ग के लोग, वो सभी इनके खरीदार थे। और साथ में क्या, व्यापारी, चाहे वो विदेशी लोग हों चाहे देसी लोग हों, व्यापारी वो क्या करते थे, इनके खरीदार थे। और इनके खरीदार कौन थे, तो स्थानीय लोग, है ना, स्थानीय लोग जितने भी लोग थे वो ग्रामीण उद्योग के खरीदार थे। अब अपने को देखना है विऔद्योगीकरण, कि भारत में उद्योग का पतन कैसे हुआ। तो भारत में जब उद्योग का पतन देखते हैं तो इस पतन को हम लोग ना 3 चरणों में बांट कर देखते हैं, क्योंकि ये उपनिवेशवाद का 3 चरण हुआ है। पहला चरण है आपका 1757 से लेकर 1813, दूसरा चरण है 1813 से लेकर 1860, और तीसरा चरण है 1860 से लेकर 1947। ठीक है, पहले इस बात को समझना, ये वो समय है जब ब्रिटिशों को क्या चाहिए, ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, और अधिक से अधिक मतलब अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, या बोल सकते हैं कंपनी का क्या होता है, राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय होकर वो क्या करते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा समय है, तो यह वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर क्या होती है, सामने आती है। राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आती है। ठीक है जी, ये वो समय है जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रहा है। ब्रिटेन में क्या हो रहा है, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण हो रहा है। ठीक है, और इन दोनों को समय को मिलाकर, इन दोनों समय में ब्रिटेन के द्वारा क्या किया जाता है, या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, भारतीयों का शोषण किया जाता है। क्या किया जाता है, शोषण। और इस शोषण से क्या होता है, अथाह मात्रा में ब्रिटेन में पूंजी का क्या हो जाता है, संचय हो जाता है। तो यह वह काल है, औद्योगिक क्रांति के बाद का काल, जब शोषण के परिणाम स्वरूप, शोषण के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में क्या हो जाता है, पूंजी का संचय हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा पूंजी संचय, आपको इसको माइंड में रखना है, ये काम आएगा। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, पहला जो चरण है, इस समय कंपनी क्या होती है, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करती है। दूसरा वो चरण है
जब क्या किया जाता है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का काल है। और इन दोनों चरण में क्या किया जाता है, अथाह मात्रा में दोनों चरण में क्या किया जाता है, भारतीयों का शोषण किया जाता है। और इस शोषण के परिणाम स्वरूप ये जो फेस आता है 1860 से 1947 का, इस दौरान क्या हो जा रहता है, ब्रिटेन में अथाह मात्रा में पूंजी का संचय हो जाया रहता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ना माइंड में बैठा कर रखना है, काम आएगा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या बोला कि ये जो हमारा भाई विऔद्योगिकरण है, इसको हम लोग 3 फेस में बांट कर देख रहे हैं, है ना। तो तीनों फेस में क्या हुआ है, अलग अलग कारण रहा है उद्योगों के पतन का, अलग अलग कारण रहा है उद्योगों के पतन का। कैसे अलग अलग कारण रहा है, तो बोला जा रहा है इस समय जो कारण है तो क्या होता है, इस समय जो 3 कारण है। पहला बोला जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आना, राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना। दूसरा बोला जा रहा है भारतीय राजस्व से भारतीय उत्पाद खरीदना, भारतीय राजस्व से भारतीय उत्पाद खरीदना, ठीक है जी। और तीसरा बोला जा रहा है कारीगरों का शोषण करना, कारीगरों का क्या करना, शोषण करना। ये 3 कारण हैं भारतीय उद्योगों के पतन के पहले चरण में। ये ना मैं जो लिखा हूँ ना, ये उपनिवेशवाद का चरण है, ठीक है। ऑल ओवर देखा जाए तो ये उपनिवेशवाद का चरण है और उसी के तहत मैं बोल रहा हूँ इन्हीं चरणों में क्या हुआ है, अलग अलग कारण रहे हैं भारतीय उद्योगों के पतन के। तो पहला जो चरण था 1757 से या 1758 बोल सकते हो उसको, से लेकर 1813 का। तो देखो अब कैसे कारण हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। मतलब जो भारतीय शासक थे वह सभी शासक क्या हो गए, दब गए। वो सभी किसके अधीन हो गए, ब्रिटिशों के अधीन, ब्रिटेन शासन करने लगा। तो भारतीय शासक क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब भारतीय शासक समाप्त हुए तो भारतीय अधिकारी वर्ग भी समाप्त हो गए। और यही जो भारतीय शासक और अधिकारी वर्ग थे, ये भारतीय उद्योगों के प्रमुख खरीदार थे। बात समझ रहे हो। तो भारतीय उद्योग के क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने के परिणाम स्वरूप जो भारतीय उद्योगों के प्रमुख खरीदार वर्ग थे, भारतीय शासक और अधिकारी वर्ग, यह क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब ये समाप्त हो गए हैं तो उनसे कौन खरीदेगा सामान। बात समझ में आ रहा है। मैं अभी आपको यहाँ बताया ना भाई, इनके खरीदार कौन थे, भारतीय शासक और अधिकारी वर्ग, ये प्रमुख खरीदार थे। तो भारतीय शासक और अधिकारी वर्ग, इनकी समाप्ति हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने से या उभरने से। तो वो समाप्त हो गए, ठीक है। तो वो समाप्त हो गए तो उनको खरीदार नहीं मिले भारतीय उद्योगों को, तो वो क्या बना, एक पतन का कारण बना। दूसरा क्या बोला जा रहा है, भारतीय राजस्व से भारतीय उत्पाद को खरीदना। तो भारतीय क्या करते थे, हमने देखा है भू राजस्व नीति है ना, रैयतवाड़ी, महलवारी और साथ में क्या, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी। इससे क्या हो रहा था, ये अथाह मात्रा में लगान वसूलते थे और उसी लगान से क्या करते थे, भारत से वस्तु खरीदते थे, कच्चा माल खरीदते थे और उसको ले जाते थे ब्रिटेन, ठीक है। तो मतलब ब्रिटेन वस्तु जा रहा है लेकिन ब्रिटेन से पैसा नहीं आ रहा है। किस पैसे से खरीद रहे हैं, वही पैसा जो भारत का पैसा है, लगान के रूप में जो पैसा प्राप्त कर रहे हैं उसी पैसे से क्या कर रहे हैं, भारतीय उत्पाद की खरीदी कर रहे हैं, अन्य वस्तुएं साथ में कच्चा माल, ठीक है। अभी सीमित स्तर पे कच्चा माल खरीद रहे हैं, बाद में बृहद स्तर पर हो जाता है इस चरण में। तो भारतीय उत्पाद से ही भारतीय राजस्व से ही भारतीय वस्तुओं की खरीदी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, भारत में पैसा कम होते जा रहा है, अर्थव्यवस्था संकुचित होती जा रही है। बात समझ रहे हो, पैसे का प्रवाह। अब देखो भाई, अगर भारत से कोई वस्तु बाहर जा रहा है तो उसके बदले में पैसा आना चाहिए ना। अब कंटिन्यू अगर जा ही रहा है पैसा नहीं आ रहा है तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। तो यह भी उद्योगों के पतन का एक कारण बना। तो मैं क्या बोला, भारतीय राजस्व से भारतीय उत्पादों को खरीदा गया, जिससे क्या होने लगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी होने लगी और अर्थव्यवस्था संकुचित होने लगा। यह भी क्या हुआ, उद्योगों के पतन का एक कारण बना। तीसरा बोला जा रहा है कारीगरों का शोषण। अंग्रेजों ने क्या किया, औपनिवेशिक सरकार ने कारीगरों का ना अत्याचार किया उन पे।
बहुत शोषण किया, उन पर ना मजबूर किया गया उनको कि कम दाम पर अपना सामान को बेचने के लिए, या उनको मजबूर किया गया किस बात के लिए, अधिक से अधिक उत्पाद निर्मित करने के लिए। एक तो बोला गया कि अधिक से अधिक निर्मित करो, और दूसरा बोला कारीगरों को ना, उद्योगों को नहीं, कारीगरों को, और दूसरा क्या बोला गया कि कम कीमत में बेचो, और ज़्यादा काम भी करवाया जा रहा था, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, मतलब कारीगरों का शोषण किया गया, जिससे कारीगर क्या हो गए, अपने कार्यों से विमुक्त होने लगे, कार्य करना ही बंद कर दिया। भाई शोषण करेगा कोई तो कौन काम कर पाएगा। तो इस शोषण की वजह से भी क्या हो गए, कारीगरों का शोषण की वजह से कारीगरों ने क्या किया, काम करना छोड़ दिया, काम करना क्या कर दिए, बंद करने लगे। तो काम करना बंद कर दिए, तो यह भी एक कारण बना क्या, उद्योगों के पतन का, याद रखिएगा। तो ये 3 कारण पहले चरण के। अब आता है आपका द्वितीय फेज, जो है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का फेज। ठीक है, औद्योगिक क्रांति चरम में है इस अवस्था में। तो 1813 से 1860 तक क्या कारण रहा भारतीय उद्योगों के पतन का, तो बोला जाता है यहाँ पर मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार की नीति। दूसरा बोला जा रहा है एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति। तीसरा बोला जा रहा है क्या, व्यापार की प्रवृत्ति में बदलाव, एंड लास्ट वन बोला जा रहा है क्या, इसको बोला जा रहा है आपका व्यापार की प्रवृत्ति में बदलाव, और साथ में बोला जा रहा है कंपनी के द्वारा वरीयता तय करना, कंपनी के द्वारा वरीयता निर्धारित करना। चलिए, ये 4 कारण थे द्वितीय चरण में भारतीय उद्योगों के पतन के। अब समझिएगा कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ। मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार की नीति के अंतर्गत क्या बोला जा रहा है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुका है, ठीक है, या चरम अवस्था पे चल रहा है, ठीक है। तो उनको अथाह मात्रा में कच्चा माल चाहिए, और जो निर्मित वस्तुएं हैं उनके लिए बाजार चाहिए, ठीक है। तो भारत उनके लिए बाजार का काम कर रहा था, ठीक है, ब्रिटेन के लिए। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, मुक्त व्यापार की नीति के तहत ब्रिटेन से क्या किया जा रहा था, जितनी भी वस्तुएं आ रही थी उन पर से कर हटा दिया गया। ब्रिटेन से आने वाली समस्त वस्तुओं पर से कर हटा दिया गया। इससे क्या हो गई, ब्रिटिश वस्तुएं भारतीय बाजार में सस्ती हो गई, और ब्रिटेन की सस्ती वस्तुओं के सामने या मशीनीकृत सस्ती वस्तुओं के सामने भारतीय उत्पाद नहीं टिक पाए। इस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से देखना। इसके अंतर्गत ब्रिटेन से आने वाली समस्त वस्तुओं पर से कर समाप्त कर दिया, जिससे ब्रिटेन में उत्पादित या ब्रिटेन में बनी हुई मशीनीकृत वस्तुएं भारतीय बाजार में सस्ती हो गई, और इन सस्ती वस्तुओं के सामने भारत में निर्मित वस्तुएं नहीं टिक सकी। परिणाम क्या हुआ, सभी लोग क्या खरीदने लगे, ब्रिटेन की वस्तुएं खरीदने लगे। अब सस्ती मिल रही है, टिकाऊ भी है, क्यों, क्योंकि मशीनों से निर्मित हुई है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, भारतीय उद्योगों को भारतीय व्यापार से भारतीय उद्योगों को भारतीय बाजार से हाथ धोना पड़ा। मतलब भारतीय बाजार उनके हाथ से निकल गया। कैसे निकल गया कि सभी भारतीय क्या करने लगे, ब्रिटिश की क्या कर रहे थे, ब्रिटिश वस्तुएं खरीद रहे थे। उनको देखो भाई, उपभोक्ता कभी राष्ट्रवादी नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि भाई मैं भारत का वस्तु खरीदूँ, इससे भारत को फ़ायदा होगा। आज अपने ऊपर स्वयं इसको अप्लाई करके देखो, ये सभी की बात है ना, पूरे उपभोक्ता की बात है। सीमित स्तर पे कर सकते हैं, कभी कभी आ जाता है हमारे ऊपर थोड़ा सा आवेग में, नहीं भाई भारतीय है करके कभी कभी हमको ये ना एहसास होता है कि हम लोग भारतीय हैं। बाकी समय हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग अपने धार्मिक रहते हैं, या जाति वाले रहते हैं, या अदर कुछ रहते हैं। भारतीय है करके ये सब ना हमेशा मन में नहीं रहता, दिखावा है बस आज के समय के लिए ना, आज के समय के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुक्त व्यापार की नीति समझ में आई। ब्रिटेन से आने वाली समस्त वस्तुओं पर से कर समाप्त कर दिया, जिससे ब्रिटिश वस्तुएं भारत के बाजार में सस्ती हो गई, और भारतीय उत्पाद इन सस्ती वस्तुओं के सामने नहीं टिक सके, जिसके कारण भारतीय उद्योगों को राष्ट्रीय बाजार से हाथ धोना पड़ा। उसके हाथ से राष्ट्रीय बाजार निकल गया।
दूसरा क्या बोला जा रहा है, जस्ट इसका उल्टा, भारत से जाने वाली समस्त वस्तुओं पर कर बढ़ा दिया गया। भारत से जो वस्तुएं निर्यात हो रही थी, तो एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति के अंतर्गत जो निर्यात हो रही थी भारत से वस्तु, इस पर ना क्या कर दिया गया, कर में वृद्धि कर दी गई, और यह कर तो कई मामलों में 400% तक बढ़ाया गया। ठीक है, 400% तक कर बढ़ा दिया गया। तो भारत से निर्यात होने वाली समस्त वस्तुओं पर कर में वृद्धि कर दी गई, है ना। कई वस्तुओं पर तो 400% तक कर बढ़ाया गया। इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारतीय वस्तुएं महंगी हो गई। समझ में आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारतीय वस्तुएं महंगी हो गई। परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी हाथ धोना पड़ा। मतलब भारतीय उद्योगों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी क्या हुआ, उनके हाथ से निकल गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई निर्यात कर बढ़ा दिए। 100 रुपये का आइटम है, आप उसमें 200% कर लगा दिए, मतलब 200 रुपये कर लग गया, तो वो 300 रुपये में बिकेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और लोग हमेशा सस्ता सामान खरीदना चाहते हैं, बात समझ रहे हो। तो ये क्या था, एक तरफा, मतलब जितना भी वस्तु निर्यात हो रहा है उन सभी पर क्या कर दिया गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लगा दिया गया। तीसरा बोला जा रहा है व्यापार की प्रवृत्ति में बदलाव। इस दौरान क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वृहद मात्रा में ना, अथाह मात्रा में क्या किया जा रहा है, कच्चे माल का निर्यात किया जा रहा है भारत से। ठीक है, भारत से कच्चे माल का निर्यात वृहद मात्रा में होने लगा, जिससे भारतीय उद्योगों के समक्ष कच्चे माल के संकट, भारतीय उद्योगों के समक्ष कच्चे माल का संकट उत्पन्न हुआ। या ऐसा भी बोल सकते हो कि वृहद मात्रा में कच्चे माल के निर्यात के कारण भारतीय उद्योगों के लिए कच्चे माल की क्या हो गई, कमी हो गई। अब भाई कोयला ही नहीं रहेगा तो बिजली संयंत्र कहाँ से चलेगा। अभी हो रहा है ना, हाहाकार मच रहा है भारत में, भाई कोयला नहीं है, कोयला नहीं है, कोयला का संकट आ रहा है। क्यों चिल्ला रहे हैं, क्योंकि कोयला नहीं आएगा, कच्चा माल कोयला है बिजली के लिए, है ना, नहीं आएगा तो बिजली बंद हो जाएगा। एनटीपीसी या जितनी बिजली संयंत्र हैं ये सभी बंद हो जाएंगे, है ना। तो यही काम इनके पास भी हुआ। तो व्यापार की प्रवृत्ति में बदलाव इन द सेंस क्या, इसका मतलब यह है कि वृहद मात्रा में क्या होने लगा, कच्चे माल का निर्यात होने लगा ब्रिटेन, जिससे भारतीय उद्योगों के लिए कच्चे माल में क्या हो गई, कमी पड़ गई, संकट का सामना पड़ा। तो यह भी था क्या, एक पतन का कारण। एक कारण यह भी बोला जाता है कि कंपनी के द्वारा वरीयता निर्धारित करना, मतलब कंपनी के द्वारा राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने के बाद भारतीय शासक तो रिमूव हो गए, उसके जगह कौन आ गए, कंपनी। तो कंपनी चाहती तो वो खरीद सकती थी, अब पहले भारतीय शासक खरीदते थे तो अब कंपनी खरीद सकती थी भारतीय उद्योगों से। लेकिन ये कंपनी क्या करती थी, वरीयता निर्धारित कर देती थी, मतलब कंपनी अपनी अधिकांशतः ज़रूरतों की सामान ब्रिटेन से मंगाती थी, चाहे वो हथियार हो, चाहे गाड़ी मोटर हो, चाहे वो नाव हो, या अदर जो भी बड़े बड़े आइटम होते थे, वस्तुएं होती थी बृहद मात्रा में, ये सभी कंपनी कहाँ से मंगाती थी, ब्रिटेन से मंगाती थी। तो वरीयता तय करने इन द सेंस क्या, अधिकांशतः वस्तुओं को वरीयता के आधार पर ब्रिटेन की कंपनी से मंगाती थी कंपनी, ना कि भारतीय उद्योगों से खरीदती थी। तो उपरोक्त कारणों की वजह से क्या हुआ, भारतीय उद्योग पतन की ओर अग्रसर हुआ। बात समझ में आया। अब आता है आपका थर्ड फेज, तीसरा फेज। तो तीसरा फेज में बोला जाता है 1860 से आपका 1947। तो ये वो समय है जब क्या होता है, ये वो समय है जब भारत में क्या हो चुका है, रेलवे का विकास हो चुका है। ठीक है, रेलवे का क्या हो चुका है, विकास हो चुका है। और रेलवे के विकास के कारण ब्रिटिशों की पहुंच, ये पहुंच कहाँ होती है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगती है। कहाँ होने लगती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। आपने देखा होगा, आप किसी भी दो बड़े स्टेशन या दो बड़े शहरों के मध्य जो रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, वह रेलवे ट्रैक कईयों गांव को पार करते हुए निकलता है। यही काम यहाँ भी हुआ। रेलवे ट्रैक की स्थापना से या रेलवे के विकास के कारण ब्रिटिशों की पहुंच अब कहाँ हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों तक। तो बोला जाता है कि ये जो प्रथम दो चरण थे, इस चरण में तो क्या हुआ है, केवल शहरी उद्योगों का पतन हुआ, केवल शहरी उद्योगों को नुकसान हुआ।
लेकिन ये जो तीसरा चरण था, इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशों की ग्रामीण एरिया तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच के कारण या रेलवे के विकास हो जाने के कारण ब्रिटिशों की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक हुई और इस चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों पर भी क्या पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा और वो भी पतन की ओर क्या हुई, अग्रसर हुई। तो ये है फाइनली आपका क्या, जो मैं आपको बता दिया, उद्योगों का पतन। अपने को पढ़ना क्या था, उद्योग के अंतर्गत विऔद्योगीकरण। विऔद्योगीकरण का मतलब क्या, उद्योगों का पतन। तो उद्योगों का पतन हुआ एक तरफ, ठीक है, और उद्योगों का पतन 3 चरणों में हुआ है। इन तीनों चरणों के बारे में हमने आपसे बात किया, आपको समझाया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आता है आपका क्या, हमारा आधुनिक उद्योगों की स्थापना। इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। वीडियो अभी 20 मिनट का ही हुआ है, चाहे तो इसमें है ना। चलो, आधुनिक उद्योगों की स्थापना। तो इसमें अपने को 2 चीज़ देखना है। एक देखना है कुछ सामान्य बातें, और दूसरा क्या देखना है, तथ्य। चलिए, सामान्य बातें। तो याद रखिएगा, सामान्य बातें में मैं पहला पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का संबंध उपनिवेशवाद के तृतीय चरण से था। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया था कि ये जो बात है भाई, ये वाला जो समय है, इसको याद रखिएगा, ये उपनिवेशवाद का तृतीय चरण है, 1860 के बाद वाला समय, ठीक है। अब क्यों उपनिवेशवाद का तृतीय चरण है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है इसको उपनिवेशवाद का तृतीय चरण इसलिए क्योंकि इस दौरान क्या हुआ है, इसको समझना, 1860 के आसपास, इस दशक के आसपास भारत में जो शोषण हुआ है, इस शोषण के परिणाम स्वरूप, इससे पहले ना जितना शोषण हुआ है दोनों चरणों में, इससे पहले का जो 2 चरण है, उस 2 चरण में, इस 2 चरण में जो शोषण हुआ है, इस शोषण के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में क्या हुआ है, ब्रिटेन में इस समय क्या हो चुका है, पूंजी का संचय हो चुका है। पूंजी का क्या हो चुका है, संचय, बृहद मात्रा में पूंजी का संचय हो चुका है। दूसरी तरफ क्या हुआ है, यह वह समय है जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो रहा है या हो चुका है, औद्योगिकरण कंप्लीट हो चुका है या औद्योगिकरण हो रहा है, चरम अवस्था में है, औद्योगिकरण चरम अवस्था में है। अब औद्योगिकरण चरम अवस्था में है, इसका मतलब क्या है कि पूर्णतः उद्योग लग चुके हैं। औद्योगिकरण चरम अवस्था में है, इसका मतलब ये होता है कि अब और उद्योग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका 2 मतलब हो रहा है कि क्या, अब उद्योगों की आवश्यकता नहीं है, उद्योगों की स्थापना की, नवीन उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, जो मांग है, ये मांग उच्च स्तर को पार कर चुका है, उच्च स्तर को पार भी कर चुका है। भाई आप एक लिमिट तक ही तो खरीदोगे, चाहे कपड़ा हो, शू हो, मोबाइल हो, या जितने गैजेट्स है या लग्जरीज आइटम है, अगर आपके पास सभी कुछ अवेलेबल है 3-3 4-4 जोड़ी में, पेयर में या और अधिक इससे, तो आप और कहाँ खरीदोगे, नहीं खरीदोगे ना। मतलब मांग क्या हो चुका है, उच्च स्तर को पार कर चुका है। जितना उद्योग लगना था लग चुका है पूरे ब्रिटेन में या पूरे यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो हो रहा है ये पूरे यूरोप की घटना है, पूरे यूरोप में ऐसा हो चुका है, संपूर्ण यूरोप में ना। तो पूरे यूरोप में पूर्णतः औद्योगिकरण हो चुका है, नवीन उद्योगों की स्थापना की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ क्या बोला जा रहा है, मांग उच्च स्तर को पार कर चुका है, मतलब मांग में क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है, मांग में क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ओवर आप बोल सकते हो कि यूरोप में क्या है, मंदी आ चुकी है। यूरोप में क्या आ चुकी है, मंदी, मतलब डिमांड कम हो चुका है, नवीन उद्योगों की स्थापना नहीं हो रही है, मंदी का शिकार हो गया। तो ये जो पूंजी का संचय है ना, इस पूंजी को हमेशा हर व्यक्ति चाहता है कि अगर उसके पास पूंजी का स्टॉक बढ़ा हुआ है तो उसको वो क्या करे, निवेश करे।
क्या करें, निवेश करें। तो भाई निवेश अब यूरोप में तो नहीं किया जाएगा, तो वो निवेश कहाँ होगा, वो निवेश होगा भारत में। वो निवेश कहाँ होगा, भारत में। तो मैं यहाँ बस ये सब चीज़ इसलिए बता रहा था कि सामान्य बातें के अंतर्गत भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का संबंध उपनिवेशवाद के तृतीय चरण से है। उपनिवेशवाद के तृतीय चरण से है। ठीक है जी। अब तृतीय चरण क्या है, तृतीय चरण में हो क्या रहा है, मैं जस्ट अभी समझाया आपको। यही है थर्ड फेज। मंदी का शिकार है, औद्योगिकरण पूर्ण हो चुका है, मांग भी नहीं है, पूंजी अथाह मात्रा में है। तो इस पूंजी को अब निवेश करो तो कहाँ करो, भारत से बाहर, सॉरी यूरोप से बाहर करो। तो यूरोप से बाहर कहाँ करो, भारत में करो। ठीक है, चलिए। तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या मैं बोला, एक पॉइंट आपको ये बता दिया मैं क्या, कि आधुनिक उद्योगों की स्थापना का संबंध किससे है, उपनिवेशवाद से, तृतीय चरण से है। ठीक। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर से बता रहा हूँ, उद्योगों की स्थापना में मुख्यतः ब्रिटिशों ने निवेश किया। ठीक है भाई, मुख्यतः किया ना, ऐसा नहीं है कि भारतीयों ने नहीं किया, भारतीयों ने भी किया। तो ब्रिटिशों की सहायता से लाभ कमाने वाले भारतीय शासकों ने भी क्या किया, उद्योगों की स्थापना में निवेश किया। इसको भी लिखेंगे कि क्या, ब्रिटिशों की सहायता से लाभ कमाने वाले भारतीय वर्गों ने भी क्या किया, ने भी, ये ने है ना, ने कर लेना, इसको में दिख रहा है, ने कर लेना, ने निवेश किया। ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या, आधुनिक उद्योगों की स्थापना का संबंध भारत में किससे है, उपनिवेशवाद के तृतीय चरण से। मुख्यतः निवेश किसने किया, ब्रिटिश वासियों ने किया। और क्या बोला जा रहा है कि ब्रिटिशों के सहयोग से जिन भारतीयों ने लाभ कमाया था, उन्होंने भी आंशिक तौर पर क्या किया है, निवेश किया है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, एक तरफ ब्रिटिशों ने निवेश किया और दूसरी तरफ किसने किया, भारतीयों ने। लेकिन भारतीय क्या है, आंशिक तौर पे है, मुख्यतः कौन कर रहा है, तो इन दोनों का क्षेत्र अलग था। भारतीयों ने मुख्यतः वस्त्र उद्योग में निवेश किया। किसमें, वस्त्र उद्योगों में। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटिशों ने चाय, कॉफी, पेट्रोल, कोयला, बैंक, रेलवे इत्यादि में निवेश किया। याद रखिएगा। ठीक है, इस सामान्य बातें मैं बता रहा हूँ कि ब्रिटिशों ने जो निवेश किया ना, वो मुख्यतः चाय, कॉफ़ी, पेट्रोल, कोयला, बैंक, रेलवे इत्यादि में किया। जबकि भारतीयों ने मुख्यतः निवेश कहाँ किया, इन्होंने किया है निवेश आपका कहाँ, वस्त्र उद्योगों में। चलिए, तो हमने यहाँ पर आपको क्या बताया, मैं यहाँ पर क्या बताया, आधुनिक उद्योग की स्थापना और आधुनिक उद्योगों की स्थापना के अंतर्गत अपने को क्या देखना है, एक सामान्य बातें देखना था और दूसरी तरफ फैक्ट देखना था, है ना। तो हमने सामान्य बातें समझ लिया, अब आते हैं तथ्य की ओर। तथ्य क्या क्या है, तो तथ्य में आपका है, याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा 1835 और 1837 असम में प्रथम चाय बागान की स्थापना हुई 1835 में।
प्रथम चाय बागान की स्थापना कहाँ? असम में। और 1937 में असम चाय लिमिटेड की स्थापना हुई। असम चाय लिमिटेड कंपनी, असम चाय लिमिटेड कंपनी की क्या हुई? स्थापना होती है। कब होती है? 1837 में। 1854 आपको याद रखना है, 1854 में कावसजी डाबर के द्वारा बंबई में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की जाती है। लिख लीजिएगा, कावसजी डाबर के द्वारा प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की जाती है। प्रथम भारतीय उद्योग है ये, ठीक है, ये प्रथम भारतीय उद्योग भी है कावसजी डाबर के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कलकत्ता के रानीगंज में, कलकत्ता के रानीगंज में क्या होता है? प्रथम कोल माइंस की स्थापना, कोयला माइंस की स्थापना होती है, कोयला माइंस। और यहाँ पर क्या बोला गया? प्रथम सूती उद्योग। तो ये जो प्रथम सूती वस्त्र उद्योग था, ये प्रथम भारतीय उद्योग भी है, प्रथम भारतीय, है ना, याद रखना है आपको, तो याद रखिएगा। इसके बाद 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड इनके द्वारा क्या किया गया है? बंगाल के रिसड़ा में जूट फैक्ट्री की स्थापना की गई। इसकी जूट फैक्ट्री की स्थापना की गई। इसके बाद बोला जा रहा है 1874 मद्रास इस्पात एवं वर्क्स कंपनी प्रथम इस्पात कारखाना, प्रथम इस्पात उद्योग है, प्रथम सफल इस्पात उद्योग, प्रथम सफल, है ना। इससे पहले भी 1833 में प्रयास किया गया था, लेकिन वो बंद हो गई आगे चलकर। तो प्रथम सफल इस्पात उद्योग की स्थापना मद्रास में हुई। मद्रास क्या बोला? इस्पात एंड वर्क्स कंपनी के नाम से 1874 में। इसके बाद आपको याद रखना है 1800 खत्म होता है, अब हम लोग आते हैं 1907 में। 1907 में टाटा की स्थापना, 1927 में फिक्की की स्थापना, और 1944 में बॉम्बे प्लान आया, बॉम्बे प्लान। इस बॉम्बे प्लान में अन्य बातों के साथ उद्योगों के विकास के लिए क्या किया गया था? बात किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अन्य बातों के साथ उद्योगों के विकास की बात की गई थी। एक ईयर और आता है 1916 का। इस समय थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में ब्रिटिश उद्योग आयोग, याद रखिएगा, उद्योग आयोग, है ना, एक आयोग था जो किससे संबंधित था? उद्योग से संबंधित था। वह भारत आया था और बोला था कि कुछ क्षेत्रों में भाई भारत में उद्योगों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है करके। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है उद्योगों से रिलेटेड, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और साथ में हमने देख लिया अब क्या उद्योग के अंतर्गत विऔद्योगीकरण और साथ में क्या आधुनिक उद्योग। अब आपका आर्थिक नीति में बच गया परिवहन, है ना। तो परिवहन की बात करेंगे और धन के दोहन की बात, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए परिवहन और धन के दोहन को समझाऊंगा, ठीक है। अगर समझ में आया है
वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। कोई डाउट होगा तो बेहिचक पूछिए, कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।